हेलो फ्रेंड, वेलकम। और आज हम लोग रेप्लिकेशन देखेंगे इन प्रोकैरियोट्स में। साथ ही साथ कुछ बेसिक बातें, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म क्या है, मेसेसल और स्टेल का एक्सपेरिमेंट क्या है, उसको भी देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि सवाल था कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है। रेप्लिकेट हमें क्यों पढ़ना है? तो कोई भी न्यूक्लिक एसिड, हम लोग जानते हैं जो डीएनए और आरएनए है वो न्यूक्लिक एसिड है। और कोई भी न्यूक्लिक एसिड के पास ये कैपेसिटी है, ये क्राइटेरिया है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। ये हमें पता चल चुका था। अब हमें कैसे पता चला कि न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल है? तो जब मैं सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ाऊंगा उसमें हम लोग बैक्टीरियोफेज के एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट देखेंगे, तब इसके बारे में बात करूंगा। अब सब बस यहाँ पर इतनी बातें जानना है, जो भी न्यूक्लिक एसिड है जो कि डीएनए होता है मोस्टली, और सम केसेस में कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि दोनों क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो न्यूक्लिक एसिड की ये कैपेसिटी है कि वो इट इट कैन प्रोड्यूस इट्स कॉपी, यानी कि वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है। डुप्लीकेट कर सकता है, ठीक है, यानी कि वो अपनी कॉपी बना सकता है। तो न्यूक्लिक एसिड की ये कैपेसिटी होता है कि अपने आप को अपनी कॉपी बना सकता है, ठीक है। तो यही क्राइटेरिया होता है एक जेनेटिक मटेरियल का। तो रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन इज नथिंग बट इट इज ए डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि अपनी कॉपी को बनाना। रेप्लिकेशन क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। और एक चीज याद रखिएगा, डीएनए अपने खुद के निर्माण के लिए, यानी डीएनए खुद को बनाने के लिए अपने आप को एक टेम्पलेट यानी कि सांचे की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, एक्ट करता है। कि डीएनए जब अपने आप को बनाने का रहता है तो खुद उसका जो स्टेट होता है वो एक टेम्पलेट के समान एक्ट करता है और नया डीएनए बनाता है, ठीक है। और एक चीज़ और, जब डीएनए आरएनए बनाता है या स्पेशली एमआरएनए, उस समय भी डीएनए अपने आप को टेम्पलेट के समान एक्ट करता है, जिससे आरएनए बनता है। यानी कि डीएनए से डीएनए बनना वो कहलाता है रेप्लिकेशन, ठीक है। यानी डीएनए अपने आप को टेम्पलेट के समान एक्ट करता है और न्यू डीएनए बनाता है। और जब डीएनए आरएनए बनाता है, यानी कि एमआरएनए बनाता है, उस समय भी डीएनए अपने आप को टेम्पलेट के साथ एक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए डीएनए खुद को निर्माण के लिए भी टेम्पलेट के समान एक्ट करती है, और आरएनए स्पेशली एमआरएनए बनाने के लिए भी टेम्पलेट के समान एक्ट करती है, सांचे की तरह एक्ट करती है। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, और डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यानी कि इन बोथ केस, इन ट्रांसक्रिप्शन एंड इन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट। यानी जब डीएनए डीएनए बनाना होता है तब भी डीएनए अपने आप को टेम्पलेट के समान एक्ट करती है, और जब डीएनए एमआरएनए बनाता है उस समय भी डीएनए टेम्पलेट के समान एक्ट करती है। इतनी बातें तो हमको सबको पता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना, ये एक ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी है। यानी ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी जब डीएनए खुद को बनाना होता है तो डीएनए अपने आप को भी उसका एक स्टैंड, एक सांचे की तरह, टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है। और याद रखिएगा, जब डीएनए से आरएनए बनता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है स्पेशली एमआरएनए, तो इस एक्टिविटी को हम कहते हैं हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी, हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी। और इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट, ठीक है। जब रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, दोनों समय डीएनए अपने आप को टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है। और डीएनए से डीएनए बनना ऑटोकैटालिटिक एक्टिविटी कहलाता है, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए से आरएनए बनना स्पेशली एमआरएनए बनना, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहलाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहलाते हैं, जो कि एक हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी होती है। यहाँ तक लगभग सबको पता होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, रेप्लिकेशन होता कब है, स्पेशली इन यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। तो रेप्लिकेशन कब होता है? सेल डिवीजन के एस फेज में होता है। सेल डिवीजन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक तो आपका होता है माइटोटिक फेज, दैट इज एम फेज, और एक होता है आपका इंटरफेज। तो इंटरफेज की जो एस फेज होता है वहीं पर सेल डिवीजन होता है, सॉरी, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ओके। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज ऑफ द इंटरफेज। जो सेल डिवीजन के इंटरफेज के एस फेज है वहीं पर सेल डिवीजन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये आपका इंटरफेज बनता है, जहाँ पर हम लोग का क्या होता है, एक तरफ तो जीवन फेज होता है, फिर एस फेज होता है, और एक एक जीवन होता है, एस फेज होता है, जी2 फेज होता है, और यहाँ पर कुछ सॉरी थोड़ा सा साइकिल हो गया, माइटोटिक फेज होता है, एम फेज होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सेल डिवीजन का साइकिल चलता है, तो एस फेज में होता है। और ऐसा नहीं कि एस फेज में ही रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, जीवन फेज में ही। जो एक बात हो जाएगा, जब भी सेल अपने आप को डिवाइड करना होता है तो सबसे पहले अपने क्या करती है, जो डीएनए कंटेंट है उसको डबल करती है। तो जीवन फेज में ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, कंटेंट जमा बढ़ना शुरू हो जाता है डीएनए का, और एस फेज में आकर वो रेप्लिकेट कर जाता है, ओके। इतनी बातें क्लियर है। आगे सवाल था वैज्ञानिकों को कि रेप्लिकेशन होता कैसे है। हम लोग को पता चल चुका था कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, लेकिन ये होता कैसे है? तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बताएं। तो तीन तरह के मोड ऑफ रेप्लिकेशन बताए गए, ठीक है। पहला था डिस्पर्सिव पर्सिव मैकेनिज्म। इसमें
ये बताया गया था, जो इसमें क्या बताया था कि जो पैरेंटल डीएनए होता है, जो ओरिजिनल डीएनए होता है, उस वो क्या होता है, कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है? और जो छोटा-छोटा फ्रेगमेंट बनता है, वही फ्रेगमेंट आगे फिर से नया डीएनए बना लेता है, बढ़ जाता है वो आगे। ये बताया गया था डिस्पर्सिव मैकेनिज्म में। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए ये जो डिस्पर्सिव मैकेनिज्म है, ये भी फेल हो गया, क्योंकि इसका भी कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इसमें क्या बोला गया था कि क्या होता है, एक तो आपका डीएनए होता है, पैरेंटल डीएनए होता है, ठीक है? इसमें बताया गया था, इसमें जो पैरेंटल डीएनए है वो कुछ उसके कुछ फ्रेगमेंट में टूट जाता है, ठीक है? स्मॉल फ्रेगमेंट में टूट जाता है, स्मॉल फ्रेगमेंट में टूट गया, ठीक है? ये बताया गया कि जो पैरेंटल डीएनए होता है वो फ्रेगमेंट में टूट जाता है, और यही फ्रेगमेंट आगे जाके क्या होता है, यही फ्रेगमेंट आगे जाके क्या करता है कि इसमें न्यू डीएनए बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि फिर से इसमें न्यू डीएनए बन जाता है। यही बताया गया था कि ये तो फ्रेगमेंट, इस डीएनए का फ्रेगमेंट टूटता है और यहाँ फिर से इसमें न्यू डीएनए बन जाता है। इस मैकेनिज्म के बारे में ये बताया गया, जो कि इसका कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए ये भी जो मैकेनिज्म था ये भी फेल हो गया। इसमें होता क्या है कि जो पैरेंटल डीएनए है वो ब्रेक होता है स्मॉल पीसेस में, और फिर से जो स्मॉल पीसेस में इसमें न्यू डीएनए बन जाता है। इसका कोई एविडेंस नहीं मिला, नो नो एविडेंस, इसलिए ये जो मैकेनिज्म था ये फेल्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट मैकेनिज्म है कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपने कभी फोटो कॉपी वाली मशीन देखी है, जेरॉक्स करने वाली, हम लोग क्या करते हैं, पेपर डालते हैं और नया पेपर मिल जाता है। जस्ट लाइक इसी तरह इसमें भी बताया, जो कि इसमें जो पेरेंटल डीएनए होता है वो एज इट इज कंजर्व रहता है, ठीक है? और किसी को देखते देखते न्यू डीएनए बन जाता है। ये एक्सपेरिमेंट था। इसमें क्या होता है, पेरेंटल डीएनए कंजर्व होता है और उसी को देखते हुए नया कॉपी बन जाता है, जस्ट लाइक फोटो कॉपी मशीन के द्वारा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट में भी कोई एविडेंस नहीं मिला, हम लोग बोल सकते हैं इसमें भी कोई हम लोग को एविडेंस, नो एविडेंस, इसलिए ये भी जो मैकेनिज्म था ये भी फेल्ड हो गया। अब सारा बात आ गया किसके ऊपर, वाटसन एंड क्रिक के ऊपर, क्योंकि वाटसन एंड क्रिक ने ही डीएनए के हेलिकल मॉडल को बताया था। इसलिए सभी लोगों ने पूछा कि आप ही बताइए कि ये डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहली बात बताई कि जो डीएनए होता है उसका जो स्ट्रैंड होता है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है? यानी कि अगर यहाँ पर एडेनिन आ रहा है तो इधर थाइमिन आएगा, इधर गुआनिन है तो यहाँ साइटोसिन आएगा। तो उन्होंने बताया जो पेरेंटल डीएनए है वो तो कंजर्व होता है, ठीक है? पेरेंटल डीएनए क्या होता है, कंजर्व होता है, और इसको देखते हुए एक न्यू डीएनए बन जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसलिए इसके देखते हुए दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाता है। वाटसन एंड क्रिक ने क्या कहा कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, दोनों स्ट्रैंड, वो एक स्ट्रैंड कंजर्व होता है, एक तो पेरेंटल डीएनए कंजर्व होता है, पेरेंटल स्ट्रैंड, और उसी को देखते हुए एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाता है। इसको इसने कहा सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। इसका पूरी एविडेंस दे दिया था मैसेसन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट करके, इसलिए इसको हम लोग एक्सेप्ट करनी है। सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन होता है सभी का डीएनए में, ठीक है? ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया का अलग हो रहा है, इंसान का अलग हो रहा है, ठीक है? सभी का सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म से दोबारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिसको वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। ओके, सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। प्रपोज किया था वाटसन एंड क्रिक, ठीक है? और इसका एविडेंस दिया था सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म का, वो था मैसेसन एंड स्टॉल। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स एक स्ट्रैंड तो आपका कंजर्व होता है, पूरी कंजर्व नहीं, कंजर्वेटिव मैकेनिज्म नहीं, एक कंजर्व होता है और उसको देखते हुए उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाता है, इसलिए उसको सेमी कंजर्वेटिव कहा था, ठीक है? एविडेंस को प्रूफ दे दिया था मैसेसन एंड स्टॉल ने, ठीक है? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसके लिए क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया था एस्टेरिया कोलाई पर, ठीक है? अपना एक बैक्टीरिया एस्टेरिया कोलाई को चुना था एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की तरह, और उसमें ये एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया था, सिद्ध किया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, हेवी आइसोटोप्स का यूज किया था, दे यूज आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है? नाइट्रोजन के आइसोटोप्स का यूज किया था, N14 और N15 का यूज किया था, ठीक है? जो N14 होता है वो तो नॉर्मल नाइट्रोजन होता है, ठीक है? और N14 और N50 को किस प्रकार के मीडियम में यूज किया था, NaCl के मीडियम में यूज किया था। जो N14 होता है वो तो नॉर्मल डीएनए होता है, ठीक है? नॉर्मल होता है, नॉर्मल नाइट्रोजन होता है, ठीक है? और जो N15 होता है वो आपका हैवी नाइट्रोजन होता है। किस फॉर्म में यूज किया था, NaCl के फॉर्म में, ठीक है? इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया था, आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन का यूज किया था N14 और N15 के, ठीक है? तो इन दर एक्सपेरिमेंट द कल्चर इकोलाई बैक्टीरिया को कल्चर किया, कल्चर मीडियम में, जो जिसके पास क्या था, हैवी नाइट्रोजन था, N15 था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, N15 मीडियम दिया नाइट्रोजन को और उसमें बैक्टीरिया को कल्चर किया, ठीक है? N15 मतलब क्या, बैक्टीरिया N15 थोड़ी खाता है। डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, सबको पता है नाइट्रोजन होता है, और
फॉस्फोरस होता है, पेंटोस शुगर होता है। इसलिए बैक्टीरिया के अंदर जितने भी नाइट्रोजन आएंगे वो सभी N15 वाला आएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ई कोलाई को कल्चर किया कल्चर मीडियम में, जिसमें हम लोग डाल दिए किसको, N15 को डाल दिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हैप्पी नाइट्रोजन, और N40 को क्या कहते हैं, नॉर्मल नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद इस बैक्टीरिया को ग्रो किया अप टू 17 जनरेशन, ठीक है, 17 पीढ़ियों तक ग्रो करते रहा उसी कल्चर मीडियम में। आफ्टर 17 जनरेशन दे फाउंड दैट नाउ इन बोथ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए बैक्टीरिया N15 प्रेजेंट, दिस डीएनए आर नोन एज हैप्पी डीएनए, ठीक है। 17 पीढ़ियों तक उसको कल्चर किया उसी मीडियम में, ठीक है। उसके बाद देखा जो दोनों स्ट्रैंड आया बैक्टीरिया, जो डीएनए के हम दोनों स्ट्रैंड को देखें तो दोनों में क्या था, N15 वाला आ गया, ठीक है, जिसको हैप्पी डीएनए कहा। देखिए यानी कि दोनों स्ट्रैंड में क्या हुआ, N15 आ गया, जिसको हम क्या कहेंगे, बोथ स्ट्रैंड कंटेन हैवी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, वन ऑफ दिस बैक्टीरिया वाज नाउ कल्चर इन ए नॉर्मल मीडियम विच कंटेन नॉर्मल नाइट्रोजन N14। मतलब क्या किया, एक बैक्टीरिया को उठाया, मतलब कि जो हैवी वाला बैक्टीरिया था, हैवी नाइट्रोजन वाला बैक्टीरिया, उसको उठाया और नॉर्मल मीडियम में डाल दिया, यानी जिसमें N14 था उसमें डाल दिया। तो क्या हुआ, आफ्टर वन जनरेशन दे फाउंड दैट द डेंसिटी ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज इंटरमीडिएट बिटवीन हैवी एंड लाइट डीएनए। यानी कि जो एक हैवी डीएनए था, ठीक है, हैवी डीएनए तो उठाए और क्या किया, उसको 17 जनरेशन तक उसको स्टडी किए, मतलब ग्रो कराएं। उसके बाद जब उसको उसके बाद क्या किया, उसको वहाँ उठाएं और N14 वाला में डाल दिया नॉर्मल में। उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग नेक्स्ट पीढ़ी में देखते हैं तो क्या होता है कि जो डीएनए था वो ना तो हैवी था और ना ही लाइट था, यानी कि दोनों इंटरमीडिएट था। इसका मतलब ये हुआ, एक हैवी डीएनए था, इसमें N15 था, 15 वाला था, और एक था आपका क्या बोलते हैं, लाइट डीएनए, जिसमें 14 था, ठीक है, 14 था। अब जब इसको यहाँ पर जब इसको 7 जनरेशन में ग्रो कराएं, उसके बाद जब इसको हम लोग नेक्स्ट में देख डाल दिए तो देखते हैं क्या, एक तो इसका N15 था, एक स्ट्रैंड में N15 मिला, और एक स्ट्रैंड आपका N14 वाला आ गया, क्योंकि इसको 14 में डाल दिए। यानी कि ये आपको सिद्ध करता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि N14 उठाएं और उसको N14 को N15 से हम लोग पहले ग्रो किए, एक बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया लिए, उसको हम लोग N15 मीडियम में ग्रो कराएं, ठीक है, 17 जनरेशन तक। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसको उठाएं और 14 जनरेशन वाला में N14 वाला में डाल दिए। तो क्या हुआ, जो नेक्स्ट आया, नेक्स्ट में क्या हुआ, हमको इंटरमीडिएट देखने को मिला, ठीक है। तो ये सिद्ध किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। तो दिस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन डेट दिस डीएनए मोलिक्यूल हैव वन पेरेंटल स्ट्रैंड, एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड था N15 वाला, एंड एंड वन सेकेंड एंड वन न्यू स्ट्रैंड, डेट्स वाई दिस हैव ए इंटरमीडिएट डेंसिटी, और दूसरा जो था वो न्यू डीएनए स्ट्रैंड था। इसके मतलब ये बता रहा है जो हम लोग को डेंसिटी मिला वो तुम्हारा इंटरमीडिएट था। अब डेंसिटी कैसे नापते हैं, डीएनए का कोई तो सामान थोड़ी नहीं जो उसको हम लोग वेइंग मशीन में डाल कर तराजू से तोल लें कि कौन सा हैवी है कौन सा लाइट है। तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं बायो डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, बायो डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कभी कभी आइसोपाइनिक सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, यूज टू सेपरेट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन, इसका हम लोग इस्तेमाल तभी करते हैं जब हम लोग को किसी मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, ठीक है, उसके वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूजुअली सीजियम क्लोराइड CaCl सॉल्यूशन इज यूज्ड। इस सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए, इस टेक्निक को करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें सीजियम क्लोराइड का होता है, CaCl का, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। तो दिस मेथड इज वेरी शार्पली सेपरेटेड मॉलिक्यूल, और इस मेथड के द्वारा क्या होता है, हम लोग मॉलिक्यूल को शार्पली सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। इन इंटरमीडिएट हाइब्रिड डीएनए वन स्ट्रैंड ऑफ N15, ठीक है, N15 था, एंड दी अदर स्ट्रैंड कम्प्लीमेंट्री डीएनए है जो 14 N14, ठीक है। तो जो देखो सबसे पहले जो किस प्रकार से हम लोग इसको सेपरेट किए हैं, कौन हैवी है कौन लाइट है, तो उसके लिए हम लोग बायो डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग पहले मॉलिक्यूल्स को डालते हैं, और उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, घुमाते हैं बहुत तेजी से। उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स आता है वो अलग अलग डेंसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। जैसे कि ये आपका अलग अलग ट्यूब है, इसमें लाइट डीएनए क्योंकि ऊपर में है, ठीक है, तो लोग बोलते हैं ये क्या है, लाइट डीएनए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसमें है ना, इसका जो दोनों स्ट्रैंड है वो दोनों क्या है, N14 वाला है, ठीक है, N14 वाला है दोनों स्ट्रैंड है, यानी कि दोनों लाइट स्ट्रैंड है, ठीक है, ये लाइट स्ट्रैंड है दोनों का। और ये क्या है, ये आपका है हैवी डीएनए, मान ले रहे हैं कि ये हैवी डीएनए है, ठीक है, ये हैवी डीएनए आपका N15 वाला डीएनए है, हैवी डीएनए है। इसका मतलब इसका जो दोनों स्ट्रैंड होगा वो आपका हैवी वाला होगा, ठीक है, N14 वाला होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या किया हम लोग, इस ट्यूब में डाल दिए, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, दोनों डाल दिए, ये लाइट वाला भी डाल दिए और ये हैवी वाला भी डाल दिए हैं, ठीक है। यानी कि एक तो यहाँ पर लाइट वाला भी डीएनए है, लाइट वाला भी डीएनए है, और यहाँ पर एक हैवी वाला भी है, ठीक है। अब इसको जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, दोनों को सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएं, तो हम लोग क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करते हैं, ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब में मॉलिक्यूल्स को डालते हैं, जिसको सेपरेट करना है उसको डालते हैं, उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखते हैं हम लोग, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया सीजियम क्लोराइड डालते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए हम लोग, तो देखें जो
जो रिजल्ट मिला वो इंटरमीडिएट मिला, यानी कि बीच में मिला, ना तो वो भारी था और ना ही वो हल्का था, तो बीच में मिला। इसका मतलब ये शो करा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, यानी कि इसका एक स्टैंड आपका आया लाइट वाला और एक स्टैंड आपका आया हैवी वाला, ठीक है। और यही बताया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, ये आपका इंटरमीडिएट मिल गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यही एक्सपेरिमेंट बताया, ये कंफर्म कर दिया कि जो डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रैंड आपका जो पेरेंटल डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड आपका साथ दोनों अलग अलग होता है, दोनों साथी की तरह व्यवहार करता है। उसमें एक स्ट्रैंड आपका जो होता है वो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है जो कि कंजर्व्ड होता है, दोनों कंजर्व नहीं होता, एक कंजर्व होता है। उसको देखते हुए वो टेम्पलेट के समान काम करता है, नया डीएनए बन जाता है, उसका कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है। उसी को हम लोग सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंजर्व तो है लेकिन पूरा कंजर्व नहीं है, एक कंजर्व है और एक आपका न्यू स्ट्रैंड बनता है। इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सेमी कंजर्वेटिव है। वाटसन ने क्लिक बताया था और मैसेजर स्टोर ने अपना प्रयोग करके इसको बता दिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे इन यूकैरियोट में, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले प्रोकैरियोट्स में हम लोग पहले जानेंगे कौन कौन सा एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है इन प्रोकैरियोट्स में। उसके बाद हम उसके मैकेनिज्म को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एंजाइम जो होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। सवाल था कि जो डीएनए का जो स्ट्रैंड बनता है वो किससे बनता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो डीएनए होता है वो एक पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीमर है। और पॉलीमर बनाने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है पॉलीमरेज। जहाँ पर ए लगता है मतलब वो एंजाइम है, ठीक है। तो ऐसा एंजाइम जो पॉलीमर को बनाता है वो है पॉलीमरेज। और कौन सा पॉलीमर, वो है डीएनए पॉलीमर, ठीक है। तो जो डीएनए को स्ट्रैंड को बनाता है उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज है क्या, एक एंजाइम है। क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो यूज करता है पॉलीमराइज करने के लिए न्यूक्लियोटाइड को, यानी कि न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए, जिसको हम डीएनटीपी भी कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं, इन दी 5 days to 3 days डायरेक्शन। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, एक एंजाइम है जिसका यूज करते हैं पॉलीमर बनाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर बनाने के लिए, यानी कि न्यूक्लियोटाइड को एक सीक्वेंस में ऐड करने के लिए 5 days से 3 days डायरेक्शन में। अब 5 days से 3 days में डायरेक्शन में क्यों इसका यूज करता है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो काम करता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, वो 5 days 3 days डायरेक्शन में वर्क करता है। क्यों, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तभी काम करेगा जब उसको 3 OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल जाए, तभी वो काम करता है। क्यों, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये आपका जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो इस प्रकार से होता है। जो 3 OH ग्रुप होता है वो आपका फ्री होता है, वो आगे जुड़ने के लिए काम करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। तो डीएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा जब उसको 3 OH ग्रुप मिलेगा वो तभी काम करता है जब उसे 3 OH ग्रुप मिल जाए, तब वो अपने आप को क्या होता है, नया डेस्टिनेंट बना देता है, इसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कहते हैं। और ये देखो, हमेशा जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको 3 OH ग्रुप नहीं मिलता है, तो उसके लिए हेल्प करता है हमारा पॉलीमरेज, ठीक है। पॉलीमरेज हेल्प करता है, पॉलीमरेज क्या करता है, उसको 3 OH ग्रुप बना के दे देता है, बोलता है भाई मैं तभी काम करूँगा जब मुझे 3 OH ग्रुप मिल जाए। तो डीएनए पॉलीमरेज आगे काम करता है। जब मैं इसको मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। अभी हम जानते हैं जो एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज होता है। अब इन प्रोकैरियोट केस में डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का होता है, ओके। पहला होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। ये 3 प्रकार के काम कर सकता है। एक तो क्या कर सकता है, 5 days 3 days, लेट मी चेंज द कलर, क्या कर सकता है, 5 days 3 days एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर सकता है। यानी कि जब देखो हम बताए थे कि जब वो क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए प्राइमर की आवश्यकता होती है ताकि उसे 3 days OH ग्रुप मिल सके, ताकि वो 5 days 3 days डायरेक्शन में काम कर सके। तो जब वो प्राइमर लग जाता है तो लास्ट में प्राइमर को रिमूव करने का काम करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स में वो 5 days 3 days एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमर रिमूवल, ठीक है। वो प्राइमर को रिमूव करने का भी काम करता है, ठीक है। और सेकंड काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, 5 days 3 days पोलीमराइजेशन एक्टिविटी, यानी कि जब वो प्राइमर को रिमूव कर लिया तो वो फिर क्या करता है, 5 days 3 days डायरेक्शन पोलीमराइजेशन एक्टिविटी करता है, यानी कि जो गैप बच जाता है उस गैप को फिल करने का काम करता है, यानी कि वो गैप फिलिंग करने का भी काम करता है, कौन, डीएनए पॉलीमरेज 1। और लास्ट है आपका 3 days 5 days एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी। मान ले प्राइमर को रिमूव कर लिया, ठीक है, गैप फिलिंग को भी कर दिया। अब क्या हुआ, कुछ चीज़ गलती हो चुका है, कुछ डीएनए का जो स्ट्रैंड बना है उसमें कुछ गड़बड़ी हो चुका है, तो ये क्या करता है, 3 days 5 days डायरेक्शन भी वो भी काम करता है, ठीक है, उल्टा भी काम करता है। 3 days 5 days डायरेक्शन में काम करता है और वो क्या करता है, वो
प्रूफ रीडिंग का काम करता है कि कोई गलती तो नहीं हो गया। अगर प्रूफ रीडिंग हो जाता है तो उसको फिर एडिटिंग कर देता है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग करने का भी काम करता है। यानी देखिए जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो सबसे पहले क्या करता है आपका, जो डीएनए का स्ट्रैंड बना है जिसके बीच बीच में हम लोग को क्या हो रहा है, बीच बीच में हम लोग को लगा हुआ है प्राइमर, ठीक है। प्राइमर की आवश्यकता लीडिंग स्ट्रैंड में एक बार होती है और लेगिंग स्ट्रैंड में बार बार होती है। आगे पढ़ाऊंगा तो बात करूंगा। अगर इसको रिमूव करने के लिए वो क्या करता है, 5' डायरेक्शन में एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी करता है और इसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब ये बाहर निकल जाता है, जो ये गैप बच जाता है इस प्रकार से, तो उस गैप को भी फिल करने का काम जो है वो आपका यही डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो चुका है, अगर कोई स्टैंड बना यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो चुका है और स्टैंड को फिल कर दिया गया है, ठीक है, और तब क्या होता है, ये 3 डेज उल्टा, ये तो 5 डेज 3 डेज ड्यूरेशन में काम कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज, 5 डेज ड्यूरेशन में 3 डेज में काम कर रहा है। अगर कुछ उल्टा गड़बड़ हो चुका है तो ये पीछे आता है, वापस आता है। यानी कि 3 डेज 5 डेज एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी करता है और प्रूफ रीडिंग करता है, कोई गलती नहीं और उसको सुधारता है। ये डीएनए पॉलीमरेज का काम था जो रिपेयर में काम आता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 2 आपका डीएनए रिपेयर में काम आता है, डीएनए रिपेयर में काम आता है। वो एक चीज़ वो रखिएगा, जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, डीएनए पॉलीमरेज 1, ये आपका तो 3 तो एक्टिविटी करता है आपका। एक तो 5 डेज 3 डेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, फिर 5 डेज 3 डेज पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है, और 5 डेज 3 डेज 5 डेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है। और ये साथ ही साथ ये भी क्या करता है, ये डीएनए रिपेयर में भी काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 आपका डीएनए रिपेयर में भी काम करता है। और कौन सा रिपेयर में काम करता है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपको काम करता है बेस एक्सीजन रिपेयर में काम करता है, ठीक है। बेस एक्सीजन रिपेयर में कौन, डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज के बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज 2, जो डीएनए रिपेयर में काम आता है, बस का ज़्यादा कोई काम नहीं है। उसके बाद थर्ड है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका डीएनए पॉलीमरेज 3। मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये आपका मेन एंजाइम होता है, ठीक है। और मेन एंजाइम होता है और ये मल्टी सब यूनिट, ठीक है, बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। मल्टी सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, लगभग 10 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बस कुछ जो यूनिट है, जो सब यूनिट है वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज 3 में, ठीक है। मेन एंजाइम है और ये मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, ये बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि ये एक डायग्राम है आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 का। देखिए इसमें बीटा सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट है, गामा सब यूनिट है, ऐसे तो बहुत सारा सब यूनिट है, इसमें फाई साई सब आ जाता है, लेकिन बस जो इंपॉर्टेंट उसको याद रखना है। जो बीटा सब यूनिट होता है, बीटा सब यूनिट, बीटा से क्या होता है, स्लाइडिंग क्लैंप होता है। जो बीटा सब यूनिट होता है वो क्या होता है, स्लाइडिंग क्लैंप होता है। ये क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है, इट होल्ड डीएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज को होल्ड करके रखता है और इसको क्या करता है, और इसको फॉल होने से बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉलिंग। अब प्रोटेक्ट करता है फॉलिंग, फॉल होने से, ठीक है, ताकि वो गिर ना जाए। उसको जो डीएनए पॉलीमरेज को पकड़ के रखता है। डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है वो मेन एंजाइम है, वो जो डीएनए का जो चेन बनाने के उसको सिंथेसाइज करता है, एक्सटेंड करता है, बनाता है, जब उसको आगे बनाने का काम करता है, ठीक है। और वो डीएनए पॉलीमरेज गिर ना जाए तो बीटा क्लैंप जो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 का ही एक पार्ट होता है, वो उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। बीटा सब यूनिट क्या होता है, एक स्लैंडिंग क्लैंप होता है। और एक चीज़ और रखिएगा, जो गामा सब यूनिट है वो आपका क्या होता है, वो गामा सब यूनिट क्या होता है, वो क्लैंप लोडर होता है। यानी कि बीटा सब यूनिट को वापस ले जाने का काम करता है वो गामा सब यूनिट करता है, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 का था, ठीक है। आगे नेक्स्ट एंजाइम है आपका, देखिए डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का था, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 1 आपका 3 प्रकार की एक्टिविटी करता है। 5 डेज 3 डेज एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी जो कि प्राइमरी रिमूवल है, 5 डेज 3 डेज पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी जो कि गैप फिलिंग है, और 3 डेज 5 डेज एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी जो कि प्रूफ रीडिंग है। और नेक्स्ट थर्ड करता है आपका, और डीएनए पॉलीमरेज 1 आपका डीएनए रिपेयर में भी काम आता है, बेस एक्सीजन रिपेयर में। और डीएनए पॉलीमरेज 2 आपका डीएनए रिपेयर में काम आता है, ज़्यादा काम नहीं आता। डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम होता है, यही डीएनए के स्ट्रैंड को बनाता है, और ये मल्टी सब यूनिट से होता है। इसका जो एक सब यूनिट होता है बीटा सब यूनिट, वो स्लाइडिंग क्लैंप होता है, डीएनए को होल्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है फॉलिंग से, ठीक है। और गामा सब यूनिट क्या होता है, क्लैंप लोडर होता है, डीएनए पॉलीमरेज को ऊपर क्लैंप करने को, लोड करने के लिए काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम जाने से पहले एक चीज़ और जानना है, डीएनए पॉलीमरेज 4 और डीएनए पॉलीमरेज 5
बैक्टीरिया में यानी कि प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज 4 और डीएनए पॉलीमरेज 5 भी पाए जाते हैं। लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज 4 और डीएनए पॉलीमरेज 5 डीएनए के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये डीएनए के रिपेयर मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जब डीएनए रिपेयर का काम चलता है उस समय डीएनए पॉलीमरेज 4 और डीएनए पॉलीमरेज 5 का इस्तेमाल होता है। और वो भी कब? एसओएस रिपेयर मैकेनिज्म में। ठीक है, सेव आवर सोल रिपेयर मैकेनिज्म में, यानी कि जब बैक्टीरिया मरने के लिए होता है, जब वो पूरी तरह से मरने वाला होता है, तब ये मैकेनिज्म हेल्प करता है डीएनए को रिपेयर करने के लिए, अपने के लिए। तो इस समय जो डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल होता है वो डीएनए पॉलीमरेज 4 होता है, डीएनए पॉलीमरेज 5 होता है, लेकिन ये रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, एसओएस रिपेयर मैकेनिज्म में ये डीएनए पॉलीमरेज 4 और डीएनए पॉलीमरेज 5 इन्वॉल्व होता है। आगे है नेक्स्ट एंजाइम है आपका डीएनए ए प्रोटीन। ये क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है ओरिक सीक्वेंस को और रेप्लिकेशन को शुरुआत करता है। ओरिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है डीएनए के स्ट्रैंड में होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट में ओनली वन ओरिक सीक्वेंस होता है, एक ओरिक पॉइंट होता है, जबकि यूकैरियोट में मल्टीपल ओरिक सीक्वेंस देखने को मिलता है। ये डीएनए एक क्या होता है? एक इनिशिएशन फैक्टर होता है जहां से रेप्लिकेशन को शुरुआत कर देता है। ये अनबाइंडिंग करता है डीएनए को, कहां से? ओरिक सीक्वेंस से। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कौन सा ओरिक सीक्वेंस है और वहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत कर देता है डीएनए ए प्रोटीन। ठीक है, इसको हम लोग इनिशिएशन फैक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अनबाइंडिंग शुरू कर देता है, यानी कि रेप्लिकेशन शुरुआत कर देता है तो डीएनए का ओरिक सीक्वेंस से। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंजाइम है हेलिकेज, जिसको हम लोग डीएनए बी प्रोटीन भी कहते हैं, डीएनए बी भी इसको हम लोग कहते हैं हेलिकेज को। हेलिकेज क्या करता है? ओपन करता है ये डीएनए हेलिक्स को बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है और डीएनए हेलिक्स को ओपन करता है। कौन? डीएनए बी, इसको हेलिकेज कहते हैं। यानी कि ये क्या करता है? कन्वर्ट ये कन्वर्ट करता है डबल स्ट्रैंड डीएनए को इनटू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। और ये क्या करता है? ये एटीपी का भी यूज करता है, दे यूज एटीपी। ठीक है, ये एटीपी का इस्तेमाल करता है और डीएनए हेलिक्स को ओपन करता है बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड और ये कन्वर्ट करता है डबल स्ट्रैंड डीएनए को इनटू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। नेक्स्ट प्रोटीन है आपका नेक्स्ट एंजाइम है आपका डीएनए सी। डीएनए सी क्या होता है? ये हेलिकेज लोडर होता है, यानी कि ये हेलिकेज को डीएनए के स्ट्रैंड पर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, जैसे हेलिकेज क्या है? हेलिकेज एक बच्चा है, ठीक है, जो स्कूल जाने से डरता है। और डीएनएसी क्या है? पप्पा जी है जो इसको स्कूल पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो डीएनए बी को पहुंचाने का काम करता है डीएनए सी, जो कि हेलिकेज लोडर होता है। नेक्स्ट एंजाइम है आपका टोपो आइसोमेरेज। ठीक है, ऐसे तो टोपो आइसोमेरेज दो प्रकार का होता है, लेकिन यूकैरियोट में जो ज़्यादा टोपो आइसोमेरेज इन्वॉल्व होता है वो होता है आपको टोपो आइसोमेरेज 2। ठीक है, इसको हम लोग डीएनए गायरेज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? डीएनए गायरेज भी कहते हैं, डीएनए गायरेज कहते हैं। ये क्या करता है? ये अनवाइंड करता है। ठीक है, अनवाइंड करता है सुपर कोइलिंग को। यानी कि अगर देखिए, अगर हेलिकेज क्या होता है, समझो कि ये डीएनए है, अगर ये हेलिकेज है तो हेलिकेज अगर इसको आगे से खोलता है तो इधर क्या होता है? गांठ पड़ जाता है, टॉर्क पड़ जाता है। ठीक है, ये बड़ा रस्सी होता है, पता चलेगा कि यहाँ पर गांठ पड़ जाता है। उस गांठ को सुलझाने का काम करता है टोपो आइसोमेरेज। ये क्या करता है? सुपर कोइलिंग को अनवाइंड करता है, यानी कि ये नेगेटिव सुपर कोइलिंग करता है। ऐसे तो वो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग भी करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में क्या करता है? नेगेटिव सुपर कोइलिंग करता है। यानी कि देखिए, अगर वो गांठ को खोल रहा है रेप्लिकेशन पोर्क के सीधे, ठीक है, जिधर रेप्लिकेशन पोर्क है, समझो इधर रेप्लिकेशन पोर्क बन रहा है और इधर वो गांठ को खोल रहा है, तो ये माने कि ये नेगेटिव सुपर कोइलिंग करता है। ठीक है, और अगर वो गांठ को फिर से जोड़ना है, ठीक है, वो गांठ को खोला, सुलझाया और को फिर से जोड़ा, तो जो फिर से जोड़ता है उसको हम लोग पॉजिटिव सुपर कोइलिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये क्या करता है? नेगेटिव सुपर कोइलिंग करता है। ये सिंपल से हम लोग बोले, ये टोपोइसोमेरेज 2 यानी कि डीएनए गैरेज क्या करता है? अनवाइंड करता है सुपर कोइलिंग को। अगर हेलिकेज उसको तोड़ता है तो कहीं गांठ पड़ जाता है, टॉर्क पड़ जाता है, उस टॉर्क को सुधारने का काम करता है टोपोइसोमेरेज 2, जिसको हम डीएनए गैरेज भी कहते हैं। नेक्स्ट एंजाइम है आपका लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? ये सील करता है द गैप, जो गैप होता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बीच, यानी कि जब प्राइमर रिमूव हो जाता है, गैप फिलिंग हो जाता है, जो लास्ट जो गैप बचता है उस गैप को फिल करने का काम करता है लाइगेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट तो आपका गैप फिलिंग कर देता है, ठीक है, उससे प्राइमर रिमूव को रिमूव करता है और गैप फिलिंग कर देता है, लेकिन जो लास्ट बॉन्ड बच जाता है उस लास्ट बॉन्ड को बनाता है हमारा लाइगेज। ठीक है, लाइगेज क्या करता है? ये
सील करता है गैप बिटवीन ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट के गैप को फिल करता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर प्राइमर रिमूवल लास्ट बॉन्ड फॉर्म बाय दी लाइगेज, ठीक है, प्राइमर रिमूव होने के बाद जो लास्ट बॉन्ड बनाता है वो बनाता है आपका लाइगेज। लाइगेज को हम लोग जेनेटिक गम भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, जेनेटिक गम या फिर केमिकल गम भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, लाइगेज को हमेशा काम करने के लिए एक को फैक्टर की आवश्यकता होती है। लाइगेज को वर्क करने के लिए रिक्वायर करता है काम करने के लिए एक को फैक्टर को, ठीक है। ये को फैक्टर होता है आपका AMP, ठीक है। लैगेज को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक को फैक्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि लैगेज क्या है, एक तरह का इंजाइम है। इस इंजाइम को काम करने के लिए एक को फैक्टर की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग कहते हैं AMP, ठीक है। और जो बोले तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की आवश्यकता होती है लैगेज को काम करने के लिए। और ये एमपी कहाँ से मिलता है, ये एटीपी से भी ले सकता है। ये एमपी किससे ले सकता है, एटीपी से ले सकता है। कब, यूकैरियोट में ये एमपी किससे आता है, ये एटीपी से मिलता है। और प्रोकैरियोट में ये एनएडी से मिलता है, ठीक है, एनएडी से मिलता है प्रोकैरियोट में ये एएमपी, क्योंकि लैगेज को काम करने के लिए एएमपी की आवश्यकता होती है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की आवश्यकता होती है, ठीक है, एक कोफैक्टर की आवश्यकता होती है। लैगेज क्या करता है, सील करता है गैप बिटवीन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को फिल करता है, यानी कि आफ्टर प्राइमर रिमूवल जो गैप बच जाता है उस लास्ट बॉन्ड को बनाता है आपका लैगेज। और लैगेज को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसको हम लोग जेनेटिक गम या फिर केमिकल गम भी कहते हैं। नेक्स्ट एंजाइम है आपका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको SSB बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करता है डीएनए से एंड अवॉइड करता है डीएनए रिवाइंडिंग को। यानी कि जो डीएनए होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर हेलिकेज इसको तोड़ेगा तो ये क्या कर सकता है, दोबारा से फिर जाकर ज्वाइंट हो सकता है, इसलिए इसको अवॉइड करता है, रिवाइंडिंग नहीं हो जाए इसके लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन लग जाता है और डीएनए के रिवाइंडिंग को अवॉइड करता है। नेक्स्ट एंजाइम है आपका प्राइमेज। प्राइमेज को हम लोग डीएनए जी भी कहते हैं, डीएनए जी प्रोटीन भी कहते हैं इसको, ठीक है। प्राइमर क्या करता है, ये एक सिंथेसाइज करता है एक शॉर्ट फ्रेगमेंट को, आरएनए के शॉर्ट फ्रेगमेंट, यानी कि आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करता है। कौन, प्राइमर, प्राइमेज, ठीक है। देखिए प्रोकैरियोट में ये जनरली आरएनए प्राइमर ही बनाता है, लेकिन यूकैरियोट की बात करें तो जो प्राइमेज है वो डीएनए प्राइमर भी बनाता है और आरएनए प्राइमर भी बनाता है, लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ये ओनली आरएनए प्राइमर बनाता है। क्यों आरएनए प्राइमर बनाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, उसको काम करने के लिए 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन मिलना चाहिए, यानी कि उसको 3 डेज OH ग्रुप मिलना चाहिए, उसे 3 डेज OH ग्रुप मिलना चाहिए, तभी हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में काम करेगा। तो एक स्टैंड में तो उसको मिल जाता है 3 डेज 5 डेज, लेकिन एक स्टैंड में उसको नहीं मिलता है, तो उस स्टैंड को प्रोवाइड करने का काम करता है आपका प्राइमेज, ठीक है। या हर, देखिए लीडिंग स्टैंड में भी प्राइमेज का रोल होता है, ऐसा नहीं कि लीडिंग स्टैंड में प्राइमेज का नहीं रोल नहीं होता है, वहाँ पर भी प्राइमेज का रोल होता है। जब मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा तो समझाऊंगा कि ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात है कि लेगिंग स्टैंड में भी प्राइमेज का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। लीडिंग स्टैंड में प्राइमेज एक बार लगता है वो, जबकि लेगिंग स्टैंड में प्राइमर बार बार लगता है। ये क्या करता है, एक शॉर्ट फ्रेगमेंट को बनाता है, आरएनए प्राइमर को बनाता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, लेकिन यूकैरियोट में वो डीएनए प्राइमर को भी बनाता है। हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं इसलिए इतना ही जानेंगे। जो प्राइमेज है वो क्या करता है, आरएनए प्राइमर को बनाता है। प्राइमेज क्या करता है, सिंथेसाइज करता है आरएनए प्राइमर को, या फिर और अच्छा से बोलें तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, डीएनए जी सिंथेसाइज करता है एक शॉर्ट आरएनए प्राइमर को, जो कि 10 से 20 पेसेस का होता है। उसके पास क्या होता है, फर्दर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो कि मेन एंजाइम होता है, वो कैरी आउट करता है, यानी कि आगे बनाता है वो स्ट्रैंड को, ठीक है। डीएनए जी यानी कि प्राइमेज क्या करता है, सिंथेसाइज करता है शॉर्ट आरएनए फ्रेगमेंट को, उसके बाद बना के छोड़ देता है, उसके बाद फर्दर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आगे आपका स्ट्रैंड को बनाता है, ठीक है। और दे रिक्वायर बोथ लीडिंग एज वेल एज लेगिंग स्टैंड, ये लीडिंग स्टैंड और लेगिंग स्टैंड दोनों जगह रिक्वायर होता है प्राइमरी यानी डीएनए जी का, ठीक है। और दे रिक्वायर वन टाइम, एक ही बार आवश्यकता होती है लीडिंग स्टैंड में, जबकि एंड मल्टीपल टाइम्स इन लेगिंग स्टैंड, और लेगिंग स्टैंड में क्या होता है, बार बार इसकी आवश्यकता पड़ती है। जब मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट एंजाइम है
टस और टर प्रोटीन ये क्या करता है, टर्मिनेट दी रेप्लिकेशन प्रोसेस, ये रेप्लिकेशन प्रोसेस को टर्मिनेट करता है यानी कि स्टॉप करता है। लगभग हम लोग ने सभी एंजाइम के बारे में बात कर लिया है जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। आगे हम लोग इसका प्रोसेस को जानते हैं कि रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब हम डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को समझेंगे प्रोकैरियोट्स में। तो ठीक है, सबसे पहले जो डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। सबको पता है। हम इसको किस में पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले एक बात ये जानना है कि प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, यानी कि इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसलिए जो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है प्रोकैरियोट्स में, वो कहाँ पर होता है, वो साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि इसके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसलिए जो डीएनए उसका होता है एज इट इज साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। अगर और थोड़ा सा ध्यान से देखें, जो प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है, ये प्रोकैरियोट्स का सेल है, और सर्कुलर डीएनए इस प्रकार से पड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर हम इस डीएनए को जूम करें तो हमें इसमें दिखने को कुछ चीज़ें मिलती है। यहाँ पर हमें क्या होगा, एक एक तो ओरी पॉइंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा हम लोग को, ओरी पॉइंट, जिसको हम लोग ओरी सी भी कहते हैं या फिर ओरी पॉइंट भी कहते हैं, या इसको हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। दूसरी बात है क्या, जो प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक तो इधर से होता है, एक तो इधर से होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल। यानी किस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। एक तरफ से इधर से होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, और आपस में यहाँ पर जाके मिलता है। यहाँ पर टर और टस प्रोटीन देखने को मिलता है, टर्मिनेटर प्रोटीन देखने को यहाँ पर मिलता है। ये आगे जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये जानना है क्या, और जो प्रोकैरियोट्स में एक रेप्लिकॉन बनता है। रेप्लिकॉन बोले तो जब ये ओरिक पॉइंट के पास जब कोई प्रोटीन आकर जुड़ता है तो ये थोड़ा सा बबल जैसा बन जाता है, फूल जैसा फूल जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होने लगती है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक रेप्लिकॉन देखने को मिलता है, वन रेप्लिकॉन देखने को मिलता है हम लोग को। ठीक है, एक रेप्लिकॉन, एक बबल लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो इस प्रकार से एक रेप्लिकॉन देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम यूकैरियोट में बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल रेप्लिकॉन देखने को मिलता है। ठीक है, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसको रेप्लिकॉन कहते हैं। लेकिन वही हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में क्या होता है, लीनियर डीएनए होता है, इसलिए यहाँ पर हमको मल्टीपल रेप्लिकॉन देखने को मिलता है। तो एक चीज़ और रखिएगा, जो यूकैरियोट्स में बात करें, यूकैरियोट में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेप्लिकॉन देखने को मिलता है, जिस कारण से ये डीएनए रेप्लिकेशन फास्ट होता है। जबकि वही हम प्रोकैरियोट में बात करें तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक ही यहाँ पर रेप्लिकॉन या फिर एक ही ओरी सीक्वेंस देखने को मिलता है। इस कारण यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट में वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, और अब हम उसको और अच्छे से ध्यान से देखते हैं। अब इस जो ओरिक सीक्वेंस है उसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ठीक है, जब हम ओरी साइट को जूम करते हैं तो हमें कुछ चीज़ देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, 9 बेस पेयर का 4 सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसको हम लोग 9 मर कहते हैं। ठीक है, 9 मर कहते हैं। ठीक है, 9 मर का 4 सीक्वेंस देखने को मिलता है, R1 R2 R3 R4। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग रिकोजिनेशन साइट भी कहते हैं, रिकोजिनेशन साइट भी कहते हैं, या फिर इसे डीएनए ए बॉक्स भी कहते हैं, डीएनए ए बॉक्स। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, डीएनए ए प्रोटीन आपको बताया था ना, डीएनए ए प्रोटीन इनिशिएटर प्रोटीन होता है, जो ओरी सीक्वेंस को पता लगाता है कि कहाँ ओरी सीक्वेंस है, वहाँ जाके बाइंड करता है और डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत करता है। यानी कि यहाँ पर कौन आता है, डीएनए ए प्रोटीन आता है। ये डीएनए ए प्रोटीन आता है और यहाँ जाके आकर बाइंड होता है। इसको रिकॉग्निशन साइट कहते हैं, यहाँ पे डीएनए ए बॉक्स कहते हैं। डीएनए प्रोटीन क्या करता है, जैसे कि ये डीएनए है, इसको क्या करता है, ये डीएनए को ये खोल देता है, ऐसे कर देता है डीएनए को। ठीक है, ये करने का काम करता है डीएनए ए बॉक्स। यानी सबसे पहले ये पहचानने का काम करता है कि कहाँ पर ओरी सीक्वेंस है। तो वहाँ पर क्या होता है, ओरी सीक्वेंस पर 9 मर्क का 4 सीक्वेंस होता है, यानी कि 9 बेस पेयर का 4 सीक्वेंस होता है, R1 R2 R3 R4। ठीक है, जिसको रिकॉग्निशन साइट या फिर डीएनए ए बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर डीएनए प्रोटीन आकर जुड़ता है, और उसके बगल में ही लेफ्ट साइड में R1 के बगल में 3 सीक्वेंस होता है एटी रिच का, जो कि 13 मर का होता है, 13 बेस पेयर का होता है। ठीक है, देखिए डीएनए यहाँ पर आकर बाइंड होता है डीएनए ए बॉक्स पर यानी रिकॉग्निशन साइट पर, और रेप्लिकेशन का शुरुआत करता है ये 13 मर से। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर है
एटी रिच यानी कि एडेनिन थायमिन का बीच होता है। क्योंकि एडेनिन थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है और गुआनिन साइटोसिन के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एटी रिच को तोड़ने के लिए आसानी होता है। इसलिए डीएनए पहले आकर यहाँ बाइंड होता है, उसके बाद वो रेप्लिकेशन शुरुआत करता है 13 मंथ से। थोड़ा सा उसको देखते हैं। ओरी साइट में क्या होता है, 9 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, ठीक है, जिसको 9 नंबर सीक्वेंस कहते हैं, जो 4 रिपीट होता है, R1 R2 R3 R4, जिसको हम लोग डीएनए ए बॉक्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा डीएनए ए प्रोटीन आकर बाइंड होता है, डीएनए ए प्रोटीन बाइंड होता है यहाँ पर। डीएनए प्रोटीन क्या है, ये एक इनिशिएटर प्रोटीन है, इनिशिएटर प्रोटीन है। बोले तो ये डीएनए रेप्लिकेशन को, मतलब डीएनए अनवाइंडिंग को शुरू करता है, रेप्लिकेशन नहीं, डीएनए अनवाइंडिंग को शुरू करता है। उसके बाद अगर लेफ्ट में चल जाए, R1 के लेफ्ट में चल जाए, तो 3 रिपीट्स मिलता है 13 बेस पेयर का, जिसको हम लोग 13 बार करते हैं, जो कि 80 रेज सीक्वेंस होता है, ठीक है। फिर से बोले 9 मर कितना होता है, 4 रिपीट्स का होता है। 9 मर कितना रिपीट का होता है, 4 रिपीट्स का होता है, जो कि क्या करता है, ये करता है आपका डीएनए का अनवाइंडिंग करता है। ये क्या करता है, डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करता है, ठीक है, जिसको हम डीएनए ए बॉक्स भी कहते हैं। 9 नंबर को किसको कहते हैं, डीएनए ए बॉक्स कहते हैं, ठीक है, डीएनए ए बॉक्स कहते हैं, जहाँ पर आपका डीएनए ए प्रोटीन आकर बाइंड होता है। उसके बाद 13 नंबर का सीक्वेंस होता है, जो कि 3 रिपीट होता है, जहाँ पर क्या होता है, हमारा डीएनए का अनवाइंडिंग शुरू होता है, डीएनए अनवाइंडिंग शुरू होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है सीक्वेंस होता है वो 80 रिच होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना आसानी होता है, इसलिए 13 नंबर से क्या होता है, अनवाइंडिंग शुरू होता है। 4 रिपीट्स होता है 9 नंबर से कहते हैं, 9 बेस पेयर का, जहाँ पर डीएनए प्रोटीन बाइंड होता है, जिसको हम डीएनए ए बॉक्स कहते हैं, इसको डीएनए बॉक्स कहते हैं 9 नंबर सीक्वेंस को। यहाँ तक खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन। अब डीएनए ए जुड़ जाने के बाद डीएनए का अनबाइंडिंग शुरू होता है। उसके बाद दूसरी बात आते हैं डीएनए बी। डीएनए बी आपका होता है हेलिकेज, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है और ये डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करता है। डीएनए बी पहचानता नहीं है डीएनए हेलिकेज को। आपको बताएं कि ये एक बच्चा है, ठीक है, इसको पहचानने के लिए कि आपको ले जाना है कहाँ पर, आपको ले जाना है सीक्वेंस के पास, ठीक है, ताकि आप डीएनए को तोड़ सके, ठीक है। हेलिकेज का काम है डीएनए को तोड़ना, ठीक है, डीएनए को तोड़ना ताकि वहाँ पर रेप्लिकेशन हो सके। तो इसको ले जाने का काम करने का काम करता है आपका डीएनए सी, ठीक है। डीएनए सी आपका होता है, ठीक है, डीएनए सी आपका होता है हेलिकेज लोडर। डीएनए सी आपका क्या होता है, हेलिकेज लोडर। डीएनए बी को ले जाता है आपका रेप्लिकेशन पॉइंट के पास, वहाँ पर हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। ओके, तो इसको डायग्राम से समझते हैं। डीएनए बी आपका हेलिकेज है, ठीक है, ये क्या काम करता है, तोड़ने का काम करता है स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है। ये क्या है, एक ठीक है, ये एक तोड़ने का काम करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो इसको पहुंचाने का काम कौन करता है, इसको यहाँ पर पहुंचाने का काम करता है आपका डीएनए सी, ठीक है। डीएनए सी एक आपका होता है हेलिकेज लोडर, इसको अपने मुंडी पर बैठाता है और इसको ले जाने का काम करता है आपका यहाँ पर। यह है आपका डीएनए सी, जो कि होता है हेलिकेज लोडर, और ये हो आपका डीएनए बी, जो होता है आपका हेलिकेज। अब हेलिकेज एक्टिविटी के कारण क्या होता है, हमारा जो रेप्लिकेशन जहाँ हो रहा होता है, जिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट होता है, वहाँ पर बबल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको हम रेप्लिकेशन बबल कहते हैं, रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका, क्योंकि हेलिकेज की एक्टिविटी के कारण यहाँ पर एक जो रेप्लिकेशन का एक बबल हो जाता है, वहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होता है, इसको रेप्लिकेशन बबल कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ तक क्लियर है। डीएनए भी क्या होता है, हेलिकेज होता है, ये लोड होता है, इसको ले जाने का काम करता है कि यार यहाँ पर आओ, यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा, उसको करने का काम करता है हेलिकेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब हेलिकेज काम कर रहा होता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन को तोड़ रहा है, डबल स्टैंड को सिंगल स्टैंड में कर रहा है, तब क्या होता है, यहाँ पर टॉर्क, यहाँ पे गांठ पड़ना शुरू हो जाता है एक डीएनए के एंड पर, ठीक है। यानी कि क्या होता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग या फिर बोले सुपर क्वाइलिंग यहाँ पर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो
इसको रिमूव करने का काम करता है यहाँ पर टोपोआइसोमेरेज। इसमें टोपोआइसोमेरेज 2 प्रकार का होता है, लेकिन यूकेरियोट में जो ज़्यादा काम करता है वो टोपोआइसोमेरेज 2 करता है, जिसको हम लोग गायरेज भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इसको रिमूव करता है, इसको काटता है और इसको सुधारने का काम करता है आपका टोपोआइसोमेरेज, यानी सुपर कोइलिन को हटाने का काम करता है। साथ ही इसी समय क्या होता है, कुछ एसएसबी बोले तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आता है और डीएनए के स्ट्रैंड पर लग जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है डीएनए स्ट्रैंड रिवाइंडिंग को। ठीक है, रिवाइंडिंग यानी कि फिर से वो दोबारा जुड़ ना जाए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसको पकड़ के रखने का काम करता है आपका एसएसबी बोले तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अब जो डीएनए बी होता है, ये डीएनए बी है। डीएनए बी बोले तो जो हेलिकेज होता है वो हेलिकेज होता है। ठीक है, ये अनवाइंडिंग को स्टार्ट करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, ये प्राइमेज को भी एक्टिवेट कर देता है। जो डीएनए बी होता है वो हेलिकेज होता है, वो अनवाइंडिंग तो डीएनए को करता है, साथ ही साथ ये प्राइमेज को भी क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। अब प्राइमेज क्या होता है, प्राइमेज जिसको हम लोग डीएनए जी भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमेज को हम लोग डीएनए जी भी कहते हैं। ये इंटर होता है, जब डीएनए भी इसको एक्टिवेट करता है तो प्राइमेज इंटर होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमर सिंथेसिस के लिए, ये प्राइमर को बनाता है। ऐसे तो प्रो के डीएनए प्राइमर और आरएनए प्राइमर दोनों को बनाता है, लेकिन प्रोकैरियोट के केस में ये आरएनए प्राइमर यानी कि स्मॉल आरएनए सेगमेंट को बनाता है। अब ये जरूरी क्यों है, प्राइमर का जरूरी क्यों है, देखिए हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, यूकेरियोट में तो थर्ड होता है मेन एंजाइम, ये बोलता है कि मैं तभी काम करूंगा। ठीक है, मैं तभी काम करूंगा जब मुझे 3' ग्रुप ला कर दो, तभी मैं डीएनए का सिंथेसिस करूंगा, अस्टेट को बनाऊंगा। तो इसका काम सुनता है प्राइमेज, और इसको क्या करता है, ये इसको एक स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट बना के दे देता है 5' 3' OH ग्रुप का, यहाँ पर 3' OH ग्रुप का दे देता है। तो इसके बाद ये क्या करता है, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये आगे प्रोसेस को बढ़ाता है और आगे स्ट्रैंड को बनाता है। ठीक है, अभी लीगिंग स्ट्रिंग और लेगिंग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा और अच्छा से। ये क्या करता है, ये फ्रेगमेंट बना के दे देता है, और इस फ्रेगमेंट से फिर हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आगे स्ट्रैंड बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज हमारा इसमें काम करता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज आगे काम करता है, जब उसको 3' OH ग्रुप मिल जाए तो ही वो स्ट्रैंड को बनाता है। तो इसको बनाने का काम करता है हमारा प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज को 5' OH ग्रुप का एक छोटा सा आरएनए फ्रेगमेंट बना कर दे देता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आगे को प्रोसेस को आगे फर्दर इनिशिएट इलोंगेट करता है और डीएनए को बनाता है। ओके, दूसरी बात एक चीज़ और याद रखना है, जब हमारा देखिए डीएनए बी और डीएनए जी बोले तो प्राइमेज, ठीक है, डीएनए बी और डीएनए जी प्राइमेज दोनों साथ में काम करता है। ठीक है, डीएनए बी हेलिकेज करता है और उसको एक्टिवेट कर देता है। अब दोनों जब मिलके साथ में मतलब साथ में रहता है, साथ में काम करता है, तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। ओके, जब डीएनए बी एंड डीएनए जी टुगेदर साथ में होते हैं तो प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, टुगेदर फॉर्म प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। ओके, इतनी बातें क्लियर है। अब हमको आगे पढ़ना है इलोंगेशन। इलोंगेशन बिगिन वंस द प्राइमेज हैज मेड द प्राइमर। जब प्राइमेज क्या करता है, प्राइमर का बनाता है, तो इलोंगेशन की शुरुआत हो जाती है। प्राइमर क्या करता है, प्राइमर प्रोवाइड करता है 3' OH ग्रुप यानी 3' प्राइम हाइड्रोक्सियल ग्रुप टू विच पॉलीमरेज कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड। यानी जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसको काम करने के लिए 3' OH ग्रुप चाहिए, तभी वो काम करेगा। तो इलोंगेशन में जो मेन एंजाइम होता है जो काम करता है वो है हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आपका क्या होता है, एक मल्टी सब यूनिट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें पर बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है, मल्टी एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसमें बहुत सारा मल्टी यूनिट्स देखने को मिलता है। ठीक है, जो डीएनए पॉलीमरेज में
मतलब उसके स्ट्रक्चर में होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट उसके स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे उसमें लगभग 10 सब यूनिट्स होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में, लेकिन बस कुछ सब यूनिट है जो कि आपको याद रखना है, वही इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए पॉलीमरेज को पहले स्ट्रक्चर देते हैं, डीएनए पॉलीमरेज क्या है। ये मल्टी सब यूनिट्स होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, दो आपको क्या देखने को मिलता है, दो आपका होता है अल्फा यूनिट्स। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे यूनिट्स होता है, लगभग 10 यूनिट्स होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो को याद रखिएगा। अल्फा जो सब यूनिट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये आपका करता है पॉलीमरेज पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है। यानी यही क्या करता है, डीएनए को स्ट्रैंड को बनाता है, इलोंगेट करता है। दूसरी बात, इसके ऊपर में होता है एक क्लैंप होता है, जो होता है बीटा क्लैंप। ठीक है, बीटा क्लैंप या फिर बीटा स्लाइडिंग क्लैंप, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बीटा स्लेटिंग क्लैंप कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये तो डीएनए का स्ट्रैंड है, वहाँ जाके ये डीएनए का स्ट्रैंड वहाँ जाके ऐसे लग जाता है। ठीक है, और डीएनए को सही दिशाओं में काम करने को हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज को सही दिशाओं से सही डायरेक्शन में काम करने के लिए हेल्प करता है आपका स्लेटिंग क्लैंप। ये क्या करता है, इसके द्वारा डीएनए पास होता है, बीटा स्लेटिंग क्लैंप वो जाता है और स्ट्रैंड को, दोनों स्ट्रैंड को जाकर पकड़ लेता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला स्ट्रैंड को जाके ये पकड़ लेता है, बीटा स्लाइडिंग क्लैंप। इसके द्वारा क्या होता है, डीएनए पास होता है। ठीक है, उसके बाद तो ऐसे तो बहुत सारा इसमें यूनिट्स देखने को मिलता है, क्योंकि ये मल्टी सब यूनिट स्ट्रक्चर होता है, अल्फा बीटा गामा टॉर्क फाई साई, ऐसे बहुत सारा होता है। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो है क्या है, इसके बाद आपका और सब यूनिट्स में होता है, जैसे टॉर्क होता है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं। उसके बाद होता है गामा सब यूनिट। ठीक है, गामा, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये है गामा। ठीक है, ये है आपका क्या है, गामा गामा कॉम्प्लेक्स। ये है आपका गामा गामा कॉम्प्लेक्स। ये गामा कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये जो स्लाइडिंग क्लैंप है उसको लोड करने का काम करता है, लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है। ठीक है, यानी कि स्लाइडिंग क्लैंप को डीएनए स्ट्रैंड पे पहुंचाने का काम करता है आपका गामा कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा गामा कॉम्प्लेक्स थोड़ा डिजाइन बन गया, ये थोड़ा सा ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका गामा कॉम्प्लेक्स है, ये टोर्क होता है शायद, उससे कोई जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वही है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपका करता है लोडिंग अनलोडिंग करता है बीटा क्लैंप को, कौन, गामा कॉम्प्लेक्स। अल्फा हो गया पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है, बीटा आपका स्लाइडिंग क्लैंप होता है, गामा आपका लोडिंग अनलोडिंग करता है। ऐसे तो बहुत सारा सब यूनिट होता है, लेकिन तीन आपका इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना एग्जाम में भी पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, ये है आपका डीएनए का फोर्क। ठीक है, ये क्या है, आपका हेलिकेज है। ठीक है, हेलिकेज है आपका, हेलिकेज इस दिशाओं में काम कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है। ठीक है, डबल हेलिकेज। अब देखिए, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसको काम करने के लिए क्या चाहिए, 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए उसको। ठीक है, 3' OH ग्रुप चाहिए उसको, तभी वो काम करेगा। तो इसको देने का काम हमारा करता है कौन, यहाँ पर काम करता है आपका प्राइमर। आपका क्या करता है, प्राइमर बना देता है आपका। ठीक है, 5' 3' आपको क्या बना के देता है, आपको बना के देता है, प्राइमर बना के देता है। तो तभी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बोलता है कि मैं काम करूंगा। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये आपका काम कर रहा है। ये क्या करता है, फिर इस स्ट्रैंड को आगे बढ़ा देता है। ठीक है, आगे बढ़ा देता है, इस प्रकार से लगाते जाता है, यानी वो सीक्वेंस के साथ लगाया जाता है। अगर यहाँ पर थायमिन है तो यहाँ पर एडेनिन लगा देता है। ठीक है, गुआनिन है तो साइटोसिन लगा देता है, इस तरह से लगाते जाता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो जो काम कर रहा है। लेकिन देखिए, जो हेलिकेज है वो इस दिशाओं में काम कर रहा है, इस दिशा में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर काम करने के लिए इसको क्या चाहिए, यहाँ पर काम करने के लिए इसको जो हमारा प्राइमेज है वो बार बार यहाँ पर लगेगा, और क्या करेगा, हमारा जो स्ट्रैंड है बनेगा। क्योंकि देखो, जो हेलिकेज है वो इस दिशाओं में काम कर रहा है, इस दिशा में तो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेगा, हमारा जो प्राइमर है यहाँ पर बार बार प्राइमेज यहाँ पर प्राइमर को बनाएगा। ठीक है, प्राइमर को बनाएगा और यहाँ पर वो काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इस दिशा में ये तो खोल नहीं रहा है, इस दिशा में खोल रहा है तो आराम से बनते जा रहा है स्टैंड को, लेकिन इस दिशाओं में काम नहीं कर पा रहा है सही से। ठीक है, तो यहाँ पर काम करने के लिए क्या करेगा, हमारा जो ये है आपका जो प्राइमेज है वो बार बार डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को ये प्राइमेज बना के देगा, ताकि वो विपरीत दिशाओं में काम कर सके। अब देखो, यहाँ पर जो स्टैंड है वो लगातार कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस काम कर रहा है, इसलिए इस स्टैंड को हम लोग कहते हैं लीडिंग स्टैंड, क्योंकि ये लीड कर रहा है
ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस काम कर रहा है इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जबकि इस दिशा में ऊपरी दिशा में देखें, विपरीत दिशा में देखें तो क्या करेंगे, देखते हैं कि जो स्ट्रैंड है वो रुक रुक के बन रहा है, क्योंकि हेलिकेज इधर काम कर रहा है, इधर काम नहीं कर रहा है। तो हमारा जो प्राइमेज है वो बार बार प्राइमर को बनाएगा और इस तरह से काम करेगा, यानी ये लेग कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंथेसिस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। इसलिए इस स्ट्रैंड को हम लोग कहते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रैंड है वो थोड़ा सा लेग कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है। ठीक है, और ये आपका लीड कर रहा है, इस लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इस जो छोटा छोटा जो फ्रेगमेंट है, ठीक है, जो डीएनए छोटा छोटा फ्रेगमेंट से बन रहा है, इसको हम लोग इस फ्रेगमेंट को, छोटे छोटे स्ट्रैंड को, डीएनए फ्रेगमेंट को हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि डीएनए यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट में बन रहा है, फ्रेगमेंट में बन रहा है, इसलिए इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इसको क्यों ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था ओकाजाकी, एक साइंटिस्ट है ओकाजाकी ने इसको डिस्कवर किया था, लेगिंग स्ट्रैंड को बारे में बताया था, इसलिए इसको हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ठीक है, इसलिए जो कहा जाता है जो डीएनए है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तो डीएनए किस प्रकार से होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। सेमी मतलब हो गया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है, और डिसकंटिन्यूअस होता है कि लगातार नहीं बन रहा है, कहीं कहीं वो रुक रुक के बन रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में कि डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रकार का होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है डीएनए सिंथेसिस। एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए सिंथेसिस किस प्रकार से होता है, तो डीएनए सिंथेसिस किस प्रकार से होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि एक सेमी मतलब हो गया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड से डिस्कंटिन्यूअस होता है, और डिसकंटिन्यूअस की डीएनए रेप्लिकेशन लगातार नहीं है, कहीं कहीं वो डिसकंटिन्यूअस है, लेगिंग स्ट्रैंड बन रहा है। ठीक है, यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन रहा है, ऐसे सेमी डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस सिंथेसिस और लेगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, यानी कि वहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनता है। ठीक है, अब जो ये प्राइमर है, जो प्राइमर ने जो प्राइमर बनाया था, जो लगा हुआ था, इस प्राइमर का अब रिमूव होने का काम होगा। ठीक है, यानी कि ये जो प्राइमर है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बाहर निकलेगा और ये जो बस स्टैंड बच जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेगा ना, ये प्राइमर रिमूव होगा और ये जो गैप बचेगा, ये गैप को फिल करने का भी काम होगा। ठीक है, तो इस काम को मतलब अभी कौन सा काम होने वाला है, अभी आपका होने वाला है प्राइमर रिमूवल। प्राइमर का रिमूवल होगा और जो गैप बचेगा उस गैप का फिलिंग होगा। इस काम को करने का काम करता है, आपको पता होगा, जो बताए भी थे, इस काम को करने का काम करता है आपका डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 को हम लोग कॉनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था आपका ऑर्थर कॉनबर्ग ने, एक साइंटिस्ट है ऑर्थर कॉनबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज 1 को बारे में बताया था, इसलिए इसे कॉनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। हम लोग जानते हैं जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है उसके पास क्या होता है, 5 डेज 3 डेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, यानी कि प्राइमर का रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद 5 डेज 3 डेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, यानी कि गैप फिलिंग करने का भी वो काम करता है। ठीक है, आपको जैसे पता होगा कि सॉरी, ये एक्सोन्यूक्लियस नहीं, ये पोलीमराइजेशन एक्टिविटी करता है। 5 डेज 3 डेज पोलराइजेशन एक्टिविटी, यानी कि देखिए सबसे पहले 5 डेज 3 डेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करेगा, यानी कि जो भी यहाँ पर आपका प्राइमर लगा हुआ है उस प्राइमर को पहले रिमूव करने का काम करेगा। उसके बाद जो गैप बच जाएगा, इस गैप को फिल करने का काम करेगा आपका जो यहाँ पर आपका जो गैप बच जाएगा, इस गैप को भी फिल करने का काम करेगा आपका ये डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, उसके बाद ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या क्या कर सकता है, 5 डेज एक्टिविटी करता है, यानी प्राइमर रिमूवल करता है। उसके बाद वो 5 डेज 3 डेज पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी करता है, यानी कि जो गैप बच जाता है उस गैप को फिल करता है। उसके बाद अगर कोई गलती हो गया है तो फिर वो वापस पीछे आता है और 3 डेज 5 डेज एक्टिविटी करता है, यानी कि प्रूफ रीडिंग का काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, जो लास्ट बॉन्ड होता है, जो यहाँ पर कुछ निक बच जाता है। ठीक है, यहाँ पर निक बच जाता है। ठीक है, इस निक को यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर एक खाली जगह बच जाएगा, निक बच जाएगा। इस निक को फिल करने का काम करता है आपको लाइगेज। लाइगेज ही होता है जो लास्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है। कौन बनाता है, लाइगेज। देखिए डीएनए पॉलीमरेज 1 आपको प्राइमर का रिमूव करता है, उसके बाद जो गैप बच जाता है वो गैप को फिल करता है, लेकिन जो सील करने का काम करता है वो सील करने का काम करता है आपका लाइगेज। ठीक है, देखिए प्राइमर आएगा, प्राइमर क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा और प्राइमर को रिमूव करेगा, उसके बाद उसको फिल कर देगा। ठीक है, लेकिन देखिए जो लास्ट ये निक बच जाएगा, इस निक को फिल करने का काम करता है आपका, इस निक को फिल करने का काम करता है आपका लाइगेज। ठीक है, जो निक बच जाता है उस निक को दिखा देते हैं लाइगेज,
गोंद के जैसे दिखा देते हैं इसको। यहाँ लाइगेज आता है और इसको फिल कर देता है, ठीक है। यानी कि लास्ट बॉन्ड जो बनाता है वो कौन बनाता है, लाइगेज बनाता है, ठीक है। आफ्टर प्राइमर रिमूवल एंड गैप फिलिंग लास्ट बॉन्ड यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज डन बाय या फिर फॉर्म बाय लाइगेज। लाइगेज बनाता है लास्ट बॉन्ड को, ठीक है, क्योंकि वो गैप फिल नहीं कर सकता है, लास्ट बॉन्ड नहीं बना पाता है कौन, आपका डीएनए पॉलीमरेज बॉन्ड। ओके। और दूसरी बात हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे थे, जो प्रोकैरियोट का डीएनए था वो इस प्रकार था, सर्कुलर डीएनए था, ठीक है। यहाँ पर जब आपका क्या होता है, इंजाइम आके लगता है, ठीक है, आपका हेलिकेज आके जुड़ता है या और एंड ये डीएनए प्रोटीन आके यहाँ पर इनिशिएटर प्रोटीन आकर जुड़ता है लाइगेज। उसके बाद जो यहाँ पर क्या होता है, एक बबल बन जाता है, क्या बन जाता है, आपका रेप्लिकेशन बबल बन जाता है, ठीक है, रेप्लिकेशन बबल बन जाता है, ठीक है। देखिए हम लोग जो देख रहे थे ना, जितना भी रेप्लिकेशन देख रहे थे वो हम इस फॉर्म को देख रहे थे, यानी कि इस फॉर्म को यहाँ देखे जाए तो इस फॉर्म को देख रहे थे हम लोग, ठीक है, इस फॉर्म को देख रहे थे हम लोग रेप्लिकेशन, ठीक है। इस फॉर्म को लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं इसको। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स में, वो पहले क्या होता है, एक तरफ से शुरू होता है और एक जाके यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है, ठीक है, एक जगह रुकता है। ऐसा नहीं कि पूरा पूरी सर्कल ले, ठीक है, एक सर्कल लेगा, आधा इधर से होगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर इधर से होगा, ठीक है। फिर आके यहाँ पर टर्मिनेशन प्रोटीन, टस प्रोटीन होता है जो कि आकर रुक जाता है, आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे इसके बारे में। तो देखिए रेप्लिकेशन यहाँ से होता है, यहाँ से जुड़ता है, उसको रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। यहाँ से रेप्लिकेशन होता है, आगे जुड़ता आके आके एक जगह एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में होता है, इस तरह रुक जाता है। इसलिए बोला गया है जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है। अब हम लोग पूरा पूरी इलोंगेशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब बस लास्ट बच गया है, छोटा सा टॉपिक है, वो है आपका टर्मिनेशन। उसके बाद खत्म हो जाएगा, जहाँ से वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन बस एक लास्ट टॉपिक है, उसको समझिए, उसके बाद आपको टोटल चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा, आपको डीएनए रेप्लिकेशन को फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा। टर्मिनेशन, ठीक है। देखिए टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि ये आपका जो डीएनए है, प्रोकैरियोटिक डीएनए, यहाँ पर रेप्लिकेशन फोर्क बना हुआ है और हमको पता है जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ होता है, ठीक है। लेकिन एक जगह यहाँ पर आने से, ठीक है, यहाँ पर आने से क्या होता है, रेप्लिकेशन रुक जाता है एक पॉइंट पर आने पर, क्योंकि यहाँ पर टर साइट होता है। यहाँ पर कौन सा साइट होता है, यहाँ पर होता है टर साइट। टर साइट जिसको हम टर्मिनेशन साइट कहते हैं, जो कि 24 से 25 बेस पेयर का कुछ साइट होता है जिसको हम टर्मिनेशन साइट कहते हैं या फिर टर साइट कहते हैं। यहाँ पर आने से क्या होता है, रेप्लिकेशन रुक जाता है। अब यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो कुछ टर्मिनेशन साइट होता है, कुछ टर साइट होता है, वो होता है, ठीक है, वो टर साइट क्या होता है, जैसे दो होता है, टर ए टर डी और टर बी टर सी होता है, ठीक है, जहाँ पर रेप्लिकेशन क्या करता है, रुक जाता है। अब कैसे क्यों रुक रहा है उसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग जूम करते हैं टर साइट को। तो टर साइट में हम लोग जूम करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है हम लोग को, देखिए इस प्रकार का साइट देखने को मिलता है, ठीक है, टर ए साइट देखने को मिलता है, टर डी साइट होता है, टर बी टर सी, इस तरह साइट होता है, जो कि 25 बेस पेयर 24 या 25 बेस पेयर का होता है। अब देखिए टर्मिनेशन को कराने के लिए टर साइट पर एक टस प्रोटीन को होना जरूरी है। टस प्रोटीन क्या करता है, हेल्प करता है। जब टस प्रोटीन यहाँ पर लगता है तो टर्मिनेशन को हेल्प करता है। टस प्रोटीन कैसे होता है उसको थोड़ा देखते हैं। तो टस प्रोटीन कैसे होता है, टस प्रोटीन ऐसे होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ये होता है टस प्रोटीन। ये टस प्रोटीन में एक चीज़ और जानना है, जो इसका स्ट्रक्चर है, इधर को साइड को लोग कहते हैं परमिसिव साइट, ठीक है, परमिसिव साइट कहते हैं, और इधर के साइड को लोग कहते हैं नॉन परमिसिव साइट। ओके, तो टस प्रोटीन क्या करता है, यहाँ पर आके इस प्रकार से जुड़ जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये है आपका परमिसिव साइट, ठीक है, और ये है आपका नॉन परमिसिव साइट, ठीक है, ये यहाँ पर आके जुड़ जाता है। अब ये क्या करता है ना, ये जो हमारा जो टस प्रोटीन है, अगर थोड़ा सा देखते हैं कुछ जूम करके, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये साइट है आपका टर्मिनेशन साइट, यहाँ पर आकर टस प्रोटीन जुड़ जाता है। टस प्रोटीन क्या करता है, जो हमारा हेलिकेज है, ठीक है, ये हेलिकेज इधर से आ रहा है तोड़ते हुए, ये हेलिकेज इधर से तोड़ते हुए आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है। तो ये टस प्रोटीन क्या करता है, यहाँ से साइटोसिन यहाँ पर साइटोसिन की सीक्वेंस ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर से क्या करता है, ये साइटोसिन को साइड कर देता है, बाहर कर देता है, कौन, टस प्रोटीन। टस प्रोटीन क्या करता है, साइटोसिन को फ्लिपिंग कर देता है, यानी कि यहाँ से हटा देता है, ठीक है, इस बेस से हटा देता है, तो यहाँ पर गैप क्रिएट हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पर जो हेलिकेज है आकर रुक जाता है। तो टस प्रोटीन टर्मिनेशन टर साइट में जाके जुड़ता है और रेप्लिकेशन को रोकता है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, टस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉकिंग एक्टिविटी ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क, यानी टस प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन फोर्क की एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए। हम लोग को पता है टस प्रोटीन लगता है यहाँ पर टर साइट में और उसको क्या करता है,
फ्लिक करा देता है, यानी कि साइटोसिन को बाहर भेज देता है, ठीक है। और टस प्रोटीन क्या करता है, और इस प्रकार से क्या करता है, वो इनहिबिट कर देता है डीएनए हेलिकेज काम कर रहा था। ये टस प्रोटीन क्या करता है, यहाँ का जो साइटोसिन होता है, यहाँ पर साइटोसिन का बहुत ज़्यादा सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसको हटा देता है, ठीक है। जिस कारण से क्या होता है, इसका हेलिकेज की एक्टिविटी रुक जाता है, खत्म। एक बार फिर से देख लेते हैं टर्मिनेशन कैसे होता है। टर्मिनेशन अकर प्रिमली बाय मीटिंग ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क एंड द टर्मिनेशन साइट। जब टर्मिनेशन साइट पर आकर दोनों रेप्लिकेशन फोर्क मिल जाता है तो टर्मिनेशन होता है। और टर्मिनेशन पे कुछ टर्मिनेशन साइट होता है जिसको हम लोग टर साइट कहते हैं या फिर टर्मिनेशन साइट कहते हैं। वो लगभग दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है टर ए टर डी और टर बी टर सी। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो टर ए होता है ना, ये आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रेप्लिकेशन फोर्क टर्मिनेशन होता है, यानी कि इधर से जो रेप्लिकेशन फोर्क आता है इसको रोकने का काम करता है टर डी टर ए, और क्लॉकवाइज जो रेप्लिकेशन फोर्क होता है इधर से आने का टर सी टर बी और टर सी करता है, ठीक है। हम लोग देखें यहाँ टर साइट पर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है टर साइट पर एक टस प्रोटीन आकर लगता है, जिसका दो साइट होता है, एक होता है परमिसिव साइट और एक होता है नॉन परमिसिव साइट। देखिए नॉन परमिसिव साइट में क्या होता है, जो रेप्लिकेशन फोर्क नहीं होता, रेप्लिकेशन हो नहीं सकता, ठीक है, रोक देने का काम करता है नॉन परमिसिव साइट, ठीक है। ठीक है, परमिसिव साइट में रेप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन ये होता है नॉन परमिसिव साइट होता है, इधर रेप्लिकेशन आकर रोक देता है, इधर आकर रोक देता है, ठीक है। टस प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन फोर्क के एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए, और टस प्रोटीन इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ डीएनए हेलिकेज को इनहिबिट करता है। कैसे करता है हम लोग जान चुके हैं कि साइटोसिन वहाँ से होता है, साइटोसिन को हटा देता है, ठीक है। आगे क्या होता है, लास्ट एट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन पे टू डॉटर डीएनए सर्कल और पेयर ऑफ कैटेनेट और इंटरलॉक डीएनए डुप्लीकेट सर्कल आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या विच आर सेपरेटेड बाय टॉपेस में 2। इसमें क्या कह रहा है कि जब रेप्लिकेशन के एंड में क्या होता है, जो प्रोकैरियोट का डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। तो दो पेयर डॉटर डीएनए सर्कल, ठीक है, जिसको हम लोग पेयर ऑफ कैटेनेट भी कहते हैं, कैटेनेट डीएनए भी कहते हैं, या फिर इंटरलॉक डीएनए कहते हैं, या फिर टोपोलॉजिकल इंटरलॉक डीएनए भी कहते हैं। क्या होता है, देखिए जैसे कि दो डॉटर डीएनए होता है, ठीक है, दोनों आपस जब रेप्लिकेशन हो जाता है तो एक बना दोनों आपस में इस तरह से इंटरलॉक्ड होता है, ठीक है, ठीक है, दो डीएनए डुप्लीकेट इंटरलॉक होता है, तो उसको अलग करता है टोपो आइसोमेरेज, और बाद में लास्ट में आके लाइगेज उसको जोड़ देता है, उस तरह से रेप्लिकेशन हो जाता है। किससे हो रहा देख रहे हैं, देखिए दो डीएनए सर्कल बनता है, एक तो आपको रेप्लिकेशन था, दूसरा रेप्लिकेशन होते होते दोनों एक आपस में इस तरह से बन जाता है इंटरलॉक, ठीक है, टोपोलॉजिकली इंटरलॉक हो जाता है दोनों। इसको आता है कौन, टोपो आइसोमेरेज 2 आता है। लेट मी चेंज द कलर, टोपो आइसोमेरेज आ रहा है, ठीक है, टोपो आइसोमेरेज आता है, और इसको टोपो आइसोमेरेज आता है, ठीक है, इसको आके काटता है, एक को काटता है, ठीक है, ये दोनों इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है, एक को काटता है, एक इस प्रकार से आता है। लास्ट में क्या आता है, यहाँ पर आता है फिर आपका लाइगेज आता है, ठीक है, इसको हम लाइगेज बना देते हैं, एक गम के जैसा लाइगेज आता है, और इसको आके यहाँ पर जोड़ देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन खत्म होता है प्रोकैरियोट्स में। हमको पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगभग आपको कवर हो जाएगा। वीडियो लंबा है इसलिए आप क्या कीजिए, आधा वीडियो देखिए, उसके बाद आधा दूसरा दिन देखिए। लगभग मोस्टली जितना भी टॉपिक है आपको इसमें आपको कवर हो गया है, ठीक है। 2-3 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।